अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2B। लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और उसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने किया था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक ही टॉपिक था और इजी भी था, आप लोगों ने अपने अपने रजिस्टर्स में लिख लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की थोड़ी बहुत हिंट तो मैंने लास्ट वाले में दी थी, जो कि हमारे पास क्या थी, एक फोर्स थी जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। किसकी वजह से? सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स है जो कि उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, हमने जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की थी तो उस वक्त हमने ये बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मूवमेंट करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूस क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। अब जब भी आप लोग के पास चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन चेंज थी, जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अब वो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या कहलाती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट करता है तो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम इसको रीच कर लेते हैं और इसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। Consider a body of mass m moving with constant speed v around a circle of radius r. At any instant, the direction of velocity is directed along the tangent to the circular path. मैंने आप लोगों को डायरेक्शन बताई थी कि किस तरह से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। जैसे अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी, इस पॉइंट पे ये होगी। कैसे मालूम कर सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी मालूम कर सकते हैं डायरेक्शन। ठीक है, as the body moves along the circumference of the circle, the direction of velocity is continuously changing. It has an acceleration. जब कंटिन्यूस डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स ऑफ मोशन must be acting upon it. If the magnitude of velocity, speed remain constant, this force must have no component in the direction of motion. अगर मैं बोलूँ कि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है यानी स्पीड सेम है, आपके पास कांस्टेंट है, तो फोर्स का कोई कंपोनेंट जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं होगा। सही है, किस डायरेक्शन में नहीं होगा? किस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होगी? किस डायरेक्शन में नहीं होगी? जिस डायरेक्शन में मोशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, लिखा हुआ भी है, this force must have no component in the direction of motion, so this force must be at right angle to the tangent to the circle. तो ये फोर्स कहाँ पर एक्ट कर रही होगी? क्योंकि कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसीलिए फोर्स भी कहाँ पर एक्ट कर रही होगी? जहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। सो दिस फोर्स मस्ट बी एट राइट एंगल to the tangent to the circle and it is directed towards the center of the circle called centripetal force. किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में मोशन है, इसके परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, इधर से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, इधर से इधर होगी। अब ये मैंने सर्कल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे सब नहीं आ रहा है, सर्कल का जो मिड पॉइंट है फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये टेंजेंट, इसकी सबकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। ठीक है, force directed towards the center of the circle. According to the Newton's second law of motion, the centripetal force produces acceleration in its own direction. अच्छा, ये चीज़ आप लोग को समझ आ गई। मैंने आप लोग को बताया कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थी उसके अंदर स्पीड सेम थी, स्पीड सेम थी तो कोई भी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर नहीं प्रोड्यूस है, नहीं है फोर्स का। ठीक है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ये टेंजेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके राइट एंगल फोर्स है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग के पास लिखी हुई भी थी यहाँ पर और ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आप लोगों को बताई थी, क्योंकि हमारे पास चेंजेस किसकी वजह से आ रही है? डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आ रही थी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही थी और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था।
तो हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आ रहा था, फोर्स जो थी वो राइट एंगल थी टू द टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, अब अगर हमारे पास हम बोलें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो होती है, मतलब फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि था F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है। अच्छा, और इस ये वाली फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वजह से, तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी हमारे पास क्या कहलाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगी। ओके, इट कैन बी शोन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब आप लोग देखें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है, ये वो वाली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नहीं है जो हमने चैप्टर नंबर 3 या 4 में पढ़ा। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ac इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पर v हमारे पास क्या है, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ आ गई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होती है, इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी स्पीड कंटिन्यूस, वो स्पीड सेम रहती है लेकिन कंटिन्यूस उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होती है। और फोर्स का कोई भी कंपोनेंट हमारे पास क्या चीज़ नहीं होती है, फोर्स का कोई भी कंपोनेंट जो है वो किस डायरेक्शन में नहीं होता, डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं होता है, क्योंकि स्पीड कंटिन्यूस सेम है। फोर्स जो है वो राइट एंगल होती है किसके, टेंजेंट टू द सर्कल के, जो हमारे पास डायरेक्शन की वजह से बन के आ रहा होता है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन r है। अच्छा, अब उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हम ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोबारा अब हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से लिख सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से मार्क करेंगे और उसके बाद उसके नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। Centripetal force, the force which acts towards the center along the radius of a circular path on which the body moving with a uniform velocity is called centripetal force। इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन there must be a net force that must be applied to an object towards the center of a circle to make the object move round the circle, called centripetal force। Without this force, object does not move in a circular path। ये चीज़ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताई थी, फर्स्ट लेक्चर में भी यही बात बताई थी, और अभी फिर यही बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है तो उसको कोई ना कोई फोर्स रिक्वायर है जो कि उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अगर वो फोर्स ना हो तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करेगा इस तरह से। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। To find the magnitude of the centripetal force, consider an object of mass m moving in a circle of radius r with constant speed v। अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है तो हम एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं जो जिसका मास m है और वो एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है और उसकी स्पीड कितनी है, v है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, ma होता है। m तो हमारे पास नोन होगा क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कोई ना कोई मास होगा। यहाँ पर a क्या है, ac होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन r होता है। तो अगर मैं लिखूं तो m v स्क्वायर अपॉन r, ये हमारे पास आ गई है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है,
इसमें किसी को कोई मसला? आप लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स समझ आ गया कि सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन क्या होती है और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें जो है आप लोग के पास ब्लैंक्स में आ सकती हैं, ठीक है, वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, लास्ट लाइन देखिएगा, बल्कि पेज नंबर 111, ठीक है, 111 पे स्टार्टिंग की 2 लाइन्स हैं। थर्स द सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द स्क्वायर ऑफ इट्स लीनियर स्पीड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स मास और किसके, स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो मैं अभी बोल रही थी ब्लैंक्स में चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पे भी AC अगर देखें, यानी सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ द स्पीड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, सही है। ब्लैंक्स में हमारे पास क्या दे सकते हैं, आप लोग को बोल सकते हैं कि बोला जाए कि स्पीड डबल कर दें, बोले इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी, कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, मैं ऐसी आपको हिंट दे रही हूँ, ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज डबल्ड, ठीक है, डबल हो गई है, when the centripetal acceleration will be dash, centripetal acceleration will be dash, ठीक है। अब ये अगर आप लोग को क्वेश्चन दे दिया, यानी MCQs दे दिया कि अगर आप लोग के पास स्पीड बॉडी की डबल कर दी जाए जो कि किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी, तो सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन क्या होगी उसकी, तो आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन इज इक्वल टू v² होगी। अब मैं इसको डबल कर दूं, डबल का मतलब है 2v/r, तो एज इट इज रहा, ये हो गई इसका फॉर्मूला, तो आप लोग के पास यही आएगा, v जो है वो 2v हो गया। 2v का क्या मतलब हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये आपके पास दोबारा v²/r, एक मिनट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा आई थिंक आपको, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और फिर v²/r एज इट इज, सही है। ये क्या है, v²/r तो AC है, यानी अगर मैं बोलूं कि स्पीड डबल हो गई है, स्पीड क्या है हमारे पास, डबल कर दी जाए, यहाँ डबल कर दी गई। अब ये आप लोग के पास डबल होने के बाद यहाँ पे स्क्वायर तो आ रहा है, डबल होने की वजह से आप लोग के पास एक्सीलरेशन कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स, क्या आएगा आंसर, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स हो गई है, 4 टाइम्स हो गई है, ठीक है। स्पीड ऑफ द बॉडी अगर डबल कर दिए तो एक्सीलरेशन क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। अगर इसके बजाय क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाए कि रेडियस जो है वो डबल कर दिया जाए, ठीक है, रेडियस डबल कर दिया जाए और फिर आप सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन फाइंड आउट करें, तो आपको फॉर्मूला खुद से लगाएंगे और फिर देखेंगे आपके पास फॉर्मूला है v²/r। अब हम मैं बोलूँ रेडियस डबल कर दूँ तो v²/2r कर दूँ, फॉर्मूला असल में क्या है, v²/r को इधर कर दें, ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 1/2, यानी ये कितना हो जाएगा, हाफ। अगर मैं बोलूं कि हम लोगों ने क्या किया है, रेडियस को डबल कर दिया, रेडियस को डबल करने की वजह से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम जो है हमारे पास किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर भी इसी तरीके से चेंजेस करके वो दे सकते हैं आप लोगों को, और फिर आप लोग जो है वो न्यूमेरिकल में, बल्कि न्यूमेरिकल नहीं MCQs में आएगा, तो आप लोग MCQs सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ पे स्पीड को हाफ कर दूँ, स्पीड हाफ करने का मतलब है 1/2 कर दूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय r। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये स्पीड हाफ हो गई 1/4 और ये v²/r हो गया,
क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 1/4 हो गया, 1/4 AC। तो आप लोग के पास क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो MCQs आ सकते हैं इस वाले टॉपिक के अंदर से। अब आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस दोनों के डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूलाज जो हैं ये अपने अपने रजिस्टर्स के अंदर लिख लीजिएगा। और ये जो चीज़ मैंने समझाई है इसको भी कहीं पर जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जब आप लोग के पास एग्जाम्स में MCQs आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी चीज़ जो अभी हमने लास्ट में 2 लाइंस पढ़ी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, तो ये चीज़ तो वैसे फॉर्मूला जिसको याद हो जाएगा उसको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि आपको नहीं समझ आना है तो उनको अंडरलाइन कर लीजिए, वो चीज़ें भी आपके पास ब्लैंक्स में आ सकती हैं। ओके क्लास, दिस वाज द लेक्चर नंबर 2 भी होपफुली आप लोग को समझ आ जाएगा और आप लोग इसको अपने रजिस्टर्स में काम भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।